आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूक्रेन तबाही की कगार पर पहुंच गया है। अब यह कहना अनुचित होगा, बल्कि तबाही का मंजर देखने पर मजबूर हो चुका है ये कहना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के सभी बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव में सिर्फ बारूद की गंध और धुएं के गुबार दिखाई पड़ रहे हैं, तो कीव शहर के बाहर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना गुत्थम गुत्था लड़ाई से दो चार हो रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत का प्रस्ताव रख करके एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो शांति कायम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया और खास करके नाटो, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की भी उसमें भूमिका है। वो चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा खिंचे और जेलेंस्की को एक मॉरल सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रणनीति यह है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए। सवाल यह है कि जो युद्ध लंबा खींचा जा रहा है, वस्तु स्थिति में उस युद्ध की वास्तविक स्थिति क्या है। हम आपको बता दें कि 4 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और यूक्रेन के 3 शहर रूसी सेना के कब्जे में हैं। उनको छुड़ा लेने का दावा यूक्रेन की तरफ से भले ही किया जा रहा है, लेकिन सच है यह है कि उन 3 शहरों में रूस की सेना बाकायदा फ्लैग मार्च कर रही है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस जानकारी के साथ कि कीव शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया है, कीव के अंदर वहां के प्रमुख स्ट्रेटेजिक इमारतों पर और सैन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा करना बाकी है और इसको लेकर के यूक्रेन और रूस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब सिर्फ वो लड़ाई जो मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ करके दुश्मन को परास्त करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उसमें जेलेंस्की बेहतर समझदारी का प्रयोग कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं और कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे दुनिया के कई देशों का उन्हें सहयोग मिल रहा है। इस बीच हम आपको जानकारी इस बात पर भी दे रहे हैं कि दोनों पक्ष वार्ता के तैयारी की भूमिका भी बना रहे हैं, लेकिन वार्ता कहां हो इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव पहले यूक्रेन की तरफ से आया था, ऐसा रूस दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सीधा और सपाट बयान यह है कि वो उस जगह पर जाकर के वार्ता नहीं कर सकते जहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं, यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। उनका सीधा सीधा कहना है कि वो हंगरी, पोलैंड या किसी उस देश में, वार्सा में भी जाकर के बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो शांति की कवायद के प्रति ज्यादा संजीदा है। जबकि बेलारूस का कहना है कि उसके तरफ से न तो कोई आक्रमण किया गया है, न मिसाइल अटैक किया गया है और रूस को बेलारूस का सहयोग लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन अब सैन्य विशेषज्ञ ये मानने लगे हैं कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, रूस की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अगर ये लड़ाई 10 दिन से ज्यादा खिंच जाती है तो रूस की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से कमजोर हो सकती है, उसकी आर्थिक रीढ़ टूट सकती है। कारण यह है कि स्विफ्ट से तमाम देशों ने उसको अलग कर दिया गया है, तो उसकी बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा प्रभाव है। और खबर यह आ रही है कि रूस में अपने जमा हुए किए गए पैसों को लेकर के लोग बेहद परेशान हैं, गंभीर हैं, जबकि रूस के समाचार पत्रों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से और आधिकारिक तौर पर वहां भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो बैंकों में पैसा रशियन नागरिकों का जमा है वो कहीं से भी असुरक्षित नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कोई समस्या नहीं है और अगर वो कोई कन्वर्ट रूप में विदेशी मुद्रा भी चाहते हैं तो उसकी जरूरत और उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन नागरिकों में भी बेचैनी की स्थिति है, क्योंकि स्विफ्ट संस्था से रूस को अलग थलग कर दिया गया है और इसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर के जो सैंक्शंस रूस पर लगाए गए हैं उसका प्रभाव रूस पर दिखने लगा है और शायद यही कारण है कि अब यह कहा जा रहा है कि रूस
बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार होने का दावा तो कर रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो एक मॉरल सपोर्ट और हथियारों की आपूर्ति, साथ ही और रसद की आपूर्ति भी उन्हें मुहैया कराई जा सकती है। क्या है मंजर यूक्रेन का और क्या है यूक्रेन के दावे का दम, अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। और इसके साथ ही साथ भारत किस तरीके से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, इवैक्यूएशन का कार्यक्रम जो ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 फ्लाइट्स जो है वो भारत में लैंड कर चुकी हैं। 700 से अधिक भारतीय नागरिक और छात्र वहां से भारत लाए जा चुके हैं। तस्वीर 1 में आप देख सकते हैं कि भारतीय किस तरीके से अपने देश में आने को लेकर के उत्सुक हैं, और तस्वीर 2 में तिरंगा झंडा लहराते हुए भारतीय नागरिक जो अपनी धरती पर आने से खुश हैं, धरती तक पहुंचने और उसकी उत्सुकता को लेकर के जिस तरह से उनके अंदर व्यग्रता थी, अब वो खुश हैं कि वो अपनी मातृभूमि पर जा सकेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों के बाद उनका स्वदेश वापसी आना सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि यूक्रेन से वो बसों के जरिए या अन्य साधनों से छोटे छोटे समुदायों में वहाँ पहुँच रहे हैं, और वहाँ से उनको वो सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे वो एयर इंडिया के माध्यम से भारत पहुँच सकें। तो मुंबई और नई दिल्ली पहुँचाने की ये रणनीति ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने चलाया हुआ है, और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मोदी कैबिनेट के तमाम वो मंत्री पूरा भरोसा दिलाते हुए उन भारतीयों को जो स्वदेश वापसी के प्रति व्यग्र हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्वदेश वापसी करा दिया जाएगा। और इस भरोसे में दम इसलिए भी दिख रहा है कि 700 से अधिक लोग अब यहां पहुंच चुके हैं। तस्वीर 3 में आप तबाही का वो मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में जगह जगह हर एक उस शहर में भीड़ जमा हो रही है। वो सूरत हाल जानने के प्रति व्यग्र हैं कि किस तरीके से उनके देश को तबाह किया जा रहा है। तस्वीर 4 में आप फ्लाइट्स में उन छात्रों को बैठे हुए देख सकते हैं, और तस्वीर 5 में एक स्ट्रीट फाइटिंग खार्किव शहर की आप देख सकते हैं कि रशियन आर्मी और यूक्रेन की सेना लड़ाई कर रही है, और ये स्ट्रीट फाइटिंग की स्थिति गुरिल्ला वार के समकक्ष होती है, जहां पर आप इस बात पर अब पहुंच सकते हैं कि कीव में बाकायदा स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो चुकी है। और यही रणनीति जेलेंस्की और उनके सैन्य कमांडरों की थी। इस 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना और यूक्रेन की सेना किस तरीके से शहर पर कब्जे को लेकर के, और यूक्रेन की सेना उस कब्जे को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो इस स्ट्रीट फाइटिंग का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कीव में हालात कितने मुश्किलों भरे हैं। आम नागरिकों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर न निकलें, और हर एक नागरिक को सैन्य कमांडर या अधिकारी की भूमिका अदा करने के लिए भी कहा गया है, और ये भावुक अपील भी की गई है राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं कि टैंक, रशियन टैंक किस तरीके से यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों पर आगे बढ़ते हुए, और इनकी भी कोशिश है कि उस पर कब्जा किया जाए। तस्वीर 6 में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से यूक्रेन के आसमान पर उड़ते हुए। तस्वीर 3 भी आप देख सकते हैं कि रूसी सेना वहां के नागरिकों से कुछ बातचीत कर रही है और उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। हर उस
शहर पर दोनेत्स्क और लुहांस्क, खार्किव, कीव और इसके अतिरिक्त ओडेसा, हर शहर में भारी तबाही और मिसाइल अटैक्स के एक के बाद एक दृश्य सामने आ रहे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि रूस यूक्रेन को न सिर्फ परास्त कर देना चाहता है बल्कि यूक्रेन में एक वैकल्पिक सरकार बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की और उनके सैन्य कमांडर की एक पूरी की पूरी यूनिट हर एक रूस के आगे बढ़ते कदम का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई न कोई बयान जारी करके देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अंतिम समय तक वो लड़ाई लड़ेंगे। तस्वीर 4 में आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से भारत पहुंचे छात्रों का स्वागत कर रहे हैं और तस्वीर 5 में भी आप भारतीय नागरिकों के स्वदेश वापसी के बाद जश्न के माहौल का और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबोधन को सुनते हुए वो लोग जो मातृभूमि पर आने में सफल हुए हैं, बड़े मुश्किलों से और बड़े मुश्किलों से दो चार होकर के वो अपनी धरती पर पहुंचे हैं। तस्वीर 5 में फ्लाइट्स के पहले जब नागरिक वहां से उड़े उस समय का दृश्य आप देख सकते हैं जब उनके अंदर एक व्यग्रता थी कि कैसे टेक ऑफ करे फ्लाइट्स और उसके बाद वो अपनी धरती पर पहुंचे। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के हर उस शहर में टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइल्स के अटैक्स, धुएं के गुबार देखे जा सकते हैं और खबर तो ये भी है कि परमाणु कचरे पर भी रूसी हमले से रेडिएशन का खतरा है और अगर ये स्थिति होती है तो भारी तबाही से इनकार नहीं किया जा सकता। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी रूस का कब्जा बताया जा चुका है। कई ऑयल डिपो, तेल टैंक्स पर जहां पर भारी मात्रा में कच्चे तेल स्टोर करके रखे गए थे वहां पर भी रूस का हमला हुआ है और आग के गोलों में तब्दील हुआ वो स्थान ये सब भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन की स्थिति क्या है। यूक्रेन के पास कई ऐसे देशों की तरफ से अब हथियार भी पहुंचाए जाने की खबर आ रही है जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हंगरी, पोलैंड, इन सभी देशों की तरफ से उन्हें हथियार भेजा जा रहा है और जेलेंस्की को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है और उसके आधार पर जेलेंस्की भी इस युद्ध को लंबा खींचने की अंतिम रणनीति पर, विकल्प पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना वो सफल होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अभी कीव शहर पर पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर रूस ने कब्जे का ऐलान नहीं किया है। इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कीव के हर एक रणनीतिक महत्वपूर्ण केंद्रों पर अभी रूसी सेना का कब्जा नहीं हो पाया है और जब सेना आगे बढ़ रही है तो उसको कीव के अंदर भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन की सेना की महत्वपूर्ण टुकड़ी उनसे लोहा ले रही है। खबर यह भी है कि यूक्रेन से बाहर डर के मारे भागे हुए नागरिक अब यूक्रेन वापसी कर रहे हैं और वो अपने राष्ट्रपति के भावुक संदेश से प्रभावित होकर के अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। खबर यह भी है कि चेचन विद्रोही गुट और चेचन आर्मी के 15,000 से अधिक जवान यूक्रेन में तैनात कर दिए गए हैं और वो रशियन आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हैं और वो भी लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के अब सूरत हाल ये है कि आसमानी अटैक में यूक्रेन का हर शहर बुरी तरह से तबाह हो रहा है। उसके महत्वपूर्ण ऑयल डिपोज या वो केंद्र, बिजली घर, कुछ महत्वपूर्ण पुल, उन्हें तबाह किया गया है। कुछ तो यूक्रेन की सेना ने ही तबाह किया है। और हम आपको बता दें कि खार्किव शहर को भी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना
अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है और दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने खार्किव शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन वहां भी स्ट्रीट फाइटिंग की खबर है और इस खबर के पीछे की पूरी रणनीति यह है कि हर उस शहर पर जहां रूस के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और वहां की पैदल सेना पहुंच करके महत्वपूर्ण केंद्रों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है, वहां पर यूक्रेन की सेना उन्हें भारी प्रतिरोध के जरिए रोके। और जब यह काम हो रहा है तो दोनों सेनाओं के बीच स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है। वो फाइट जो सड़कों पर, गलियों में शुरू होती है और इस हमले में, इस युद्ध में रूस को ज्यादा खतरा है और ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटिंग में हमेशा आक्रमणकारी सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उस जगह के वस्तु स्थिति से पूरी तरह से परिचित नहीं होते और जबकि जो सेना लड़ रही होती है, उनसे रेजिस्ट कर रही होती है, प्रतिरोध कर रही होती है, उसको गली गली के हर एक चप्पे की खबर होती है और उस पर वो स्ट्रेटेजिक रूप से अपने आप को मजबूत किए रहते हैं, बंकर्स के जरिए और कुछ प्रतिरोधक वस्तुओं का इस्तेमाल करके। खबर यह भी है कि हर एक नागरिक से या परिवार से ये अनुरोध किया जा रहा है, ये भावुक अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में बम रखें, पेट्रोल बम और इस तरह के बम का निर्माण करें और अपने घरों में रखें, घरों से बाहर न निकलें और जरूरत पड़ने पर यूक्रेन की आर्मी जो कीव को बचाने में लगी हुई है उसके सहयोग के लिए सामने आ जाएं। यह भी खबर है कि 18 से 60 साल के उम्र के लोगों को देश न छोड़ने की भावुक अपील जो जेलेंस्की की तरफ से की गई, उसका प्रभाव पड़ा और यूक्रेन से बाहर सुरक्षित स्थान पर गए लोग यूक्रेन के लिए वो प्रस्थान कर रहे हैं, यूक्रेन वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अगर ये स्थिति है और यूक्रेन के नागरिक अपनी सेना के साथ रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर प्रभावी होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तब आप समझ सकते हैं कि अब लड़ाई लंबी खींचेगी और विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ये लड़ाई 10 दिन से ज्यादा बढ़ी तो रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की तरफ से उस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि उसकी आर्थिक हालात या आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो सकती है। और शायद यही कारण है कि रूस की तरफ से बेलारूस के मिन्स्क शहर में बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी भेज दिया गया है। हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि रूसी प्रतिनिधि मंडल बेलारूस के मिन्स्क शहर में जा चुका है, पहुंच चुका है और उनको इंतजार है कि यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां पर आए और बातचीत हो। बातचीत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ दो है कि नाटो की कोई भी सदस्यता यूक्रेन स्वीकार न करे और उन शर्तों में जिनमें कि उन विद्रोहियों को यूक्रेन मान्यता दे और वहां के नागरिकों को अपना हक पाने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्हें आजादी दी। कुल मिलाकर के जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं और शायद यही कारण है कि यूरोप के वो तमाम देश जिससे यूक्रेन घिरा हुआ है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हालांकि नाटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन, लेकिन नाटो पूरी तरीके से एकजुट होकर के लड़ाई को लंबा खींचने के लिए जेलेंस्की को सपोर्ट कर रही है। और अगर ये सपोर्ट आगे बना रहता है तो हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति में समस्या नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्ट्रीट फाइटिंग या गुरिल्ला युद्ध में रूस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक खबर के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक 50,000 से अधिक रूसी सैनिकों को या तो नुकसान पहुंचाया जा चुका है या वो स्ट्रीट फाइटिंग में इतनी कैजुअलिटी को झेलने के लिए तैयार रहे, ऐसी भी बात सामने लाई जा रही है। क्योंकि स्ट्रीट फाइटिंग में यूक्रेन की सेना ज्यादा सिद्धहस्त हो सकती है, क्योंकि वो अपने जमीन से परिचित है। जहां भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए रूसी सेना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हर उस स्थान पर
यूक्रेन की सेना उस स्थान से परिचित है और वो लड़ाई को लंबा खींच सकती है। इसीलिए हैवी आर्टिलरी फायर के साथ साथ मिसाइल अटैक्स और भारी, जिसको कहते हैं इंटेंस बमबारी की स्थिति बनाई जा रही रूस की तरफ से। और 5वें दिन में जब ये युद्ध प्रवेश कर चुका है, तब ऐसा माना जा रहा है कि अगर कीव में 24 से 48 घंटे के भीतर रूस ने आधिकारिक तौर पर कब्जे का ऐलान नहीं किया और उसकी घोषणा करने में देरी हुई, तो जेलेंस्की को महत्वपूर्ण रणनीतिक फायदा हो सकता है। और तब तक जो रसद और खाद्य सामग्री के साथ, दवाइयों के साथ हथियारों की आपूर्ति की जा रही है यूक्रेन को, वो सहज सुलभ हो जाएगी और तब यूक्रेन की सेना और अधिक बढ़े हुए मनोबल के साथ, माफ करिएगा, मनोबल के साथ वो लड़ाई लड़ेगी और उस लड़ाई में रूस को भारी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ेगा। और शायद तब रूस के अंदर भी एक माहौल बनेगा जिसमें अभी फिलहाल पूरी दुनिया रूस को आक्रमणकारी करार दे रही है। हो सकता है उन्हें अपने नागरिकों का विरोध भी, उस विरोध का भी सामना करना पड़े और उससे बचने के लिए ही ये सारी कवायदें की जा रही हैं। बहरहाल कीव अभी पूरी तरह से रूस के कब्जे में नहीं आया है, लेकिन खार्किव सहित तमाम वो शहर जो यूक्रेन की आन बान शान हुआ करते थे, वहां तबाही का मंजर देखा जा सकता है और पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। बातचीत का एक प्रस्ताव रूस की तरफ से गया, जेलेंस्की ने उसको अस्वीकार किया क्योंकि वो बेलारूस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि बेलारूस को वो रूस का सहयोगी मानते हैं। वो तीसरे देश में जो तटस्थ हो वहां जाकर के वार्ता करना चाहते हैं। और इस पर भी रशियन विदेश विभाग और रशियन समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में वहां खबर दे दी गई है कि जेलेंस्की के इनकार कर देने के बाद अब बाकायदा रूस ने कह दिया है कि अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो बातचीत न करें, लेकिन रूस आक्रामक कार्रवाई तब तक जारी रखेगा जब तक वो कीव पर आधिकारिक रूप से कब्जा न कर ले। तो इसलिए अब आधिकारिक तौर पर रूस की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि वो कीव शहर पर भी कब्जा करेगा और ये एक बड़ी बात है। और इधर बीच जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से दो बातें महत्वपूर्ण कही गई कि पुतिन को रोकने के लिए, रूस को रोकने के लिए सैंक्शंस के सारी सीमाएं लांघ करके उसको प्रभावी बना दिया गया है, लेकिन अगर इस पर भी रूस नहीं रुकता तो विश्व युद्ध एकमात्र विकल्प होगा। और शायद जो बाइडेन का यह बयान पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है, क्योंकि रूस भी अगर अपने संप्रभुता पर चोट महसूस करेगा और 30 से अधिक देशों को एकजुट होता हुआ पाएगा तो वो भी विकल्प पर विचार कर सकता है। आप समझ सकते हैं मैं किस विकल्प की बात कर रहा हूं, और उस विकल्प की चर्चा भी करना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब परमाणु युद्ध का खतरा सामने होगा और रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और एक छोटी सी भूल पूरे यूरोप में भारी तबाही मचा सकती है और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का वो दौर शुरू हो सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की चीख पुकार होगी, दर्द होगा, भूखमरी होगी और इससे पूरी दुनिया का कोई भी रीजन अछूता नहीं होगा। ऐसे में रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, जो सैन्य लड़ाई में परिवर्तित होने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है, उसके खत्म करने या कराने का प्रयास चारों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन का हर एक शहर, वहां का हर एक नागरिक रूस के भारी आक्रमण का सामना कर रहा है। एक गैर बराबरी की लड़ाई में यूक्रेन पिटता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी सेना जिस तरीके का प्रतिरोध दिखा रही है और उस प्रतिरोधक क्षमता में जिस तरीके से उसको सहायता मिलता हुआ दिख रहा है, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लड़ाई अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, और अगर ये जल्दी खत्म नहीं होगी तो उसका अंजाम रूस और यूक्रेन को भुगतना ही पड़ेगा। और तब उस स्थिति का अंतिम परिणाम क्या होगा, इस पर कोई कुछ भी
कह सकने की स्थिति में नहीं है। क्या होगी आगे की स्थिति और इस लड़ाई का अंत कब और कैसे होगा, हम जरूर आप तक इस खबर को पहुंचाएंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।